नमस्कार। मेरा नाम है अभय गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CIE क्लासेस में। आज एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और वो शेर है, बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशर्म हैं, सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जहां देखो तवा गर्म है। हाल में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, 1974 के छात्र आंदोलन के नेता तथा जननायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं इनसे संबंधित कुछ चीजें और इनके बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और चीजें समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हुआ क्या है, आपको पता है कि प्रखर समाजवादी नेता और 1974 के छात्र आंदोलन के अगुआ रहे जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है और इनकी जयंती को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्तमान में गरमाई हुई है। ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों राज्यों की राजनीति में इनका बड़ा रोल देखने को मिल रहा है। आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी इनके नाम की रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं, इनके नाम को लेकर अपने आप को समाजवादी बताने पर लगे हुए हैं। मैं और आप वही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा है क्या और कौन सी बातें हुई हैं जिसको लेकर चीजें हैं। देखो, था क्या, 11 अक्टूबर को, जो अभी 2-3 दिन पहले गया है, 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, लखनऊ में, आपको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, जो 2012 में इसकी शुरुआत अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा ही की गई थी और बाद में इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि इन्होंने आवश्यकता से ज्यादा धन आवंटित किया है और एक कमेटी भी बनाई गई थी और उस कमेटी में जांच में ये पाया भी गया था कि अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत के कारण इसमें बहुत सारा घपलेबाजी की गई है, इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसी सेंटर के अंदर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो उनकी प्रतिमा पर ये माल्यार्पण करना चाहते थे, यानी कि उनकी प्रतिमा पर क्या करना चाहते थे, फूल चढ़ाना चाहते थे या जो भी हार माला चढ़ाना चाहते थे। तो वहां पर जब ये पहुंचे तो बैरिकेडिंग कर दी गई और बैरिकेडिंग करके इनको रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते। पिछले साल भी 11 अक्टूबर को ये माल्यार्पण करने गए थे, अपने आप को समाजवादी कहते हैं कि हम जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, तो हम उनके सम्मान में माल्यार्पण करेंगे। और पिछले साल भी ये गए थे, लेकिन पिछले साल भी इनको रोका गया। तो ये 5 से 7 फीट की दीवार जो थी उसको फांद के फिर जाकर इन्होंने माल्यार्पण किया था। इस वजह से इनको, मतलब पिछली बार भी इन्होंने ऐसा किया, लेकिन इस बार इनको रोक दिया गया और इस बार वॉल को ना फाड़ने इसलिए बैरिकेडिंग कर दी गई। तो जैसे ही इनको रोका गया, इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार पर कि वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को दबाना चाहती है, उनके समाजवादी मूल्यों को दबाना चाहती है। उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी कि ना हम रुकेंगे ना थकेंगे, जालिम कितना भी जुल्म करे हम सहते रहेंगे और उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने तो यह कह दिया कि समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, ये सारी की सारी पार्टियां किसकी विचारधारा पर आधारित हैं? जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा पर आधारित है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मोदी सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और उन्हें गिरा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों को कुचलने का काम किया है, उन्हें माल्यार्पण करने से रोका गया है। उनकी ये बात का समर्थन आरजेडी के नेताओं ने, आरजेडी के बड़े नेताओं ने भी किया कि हाँ, उनको नीतीश कुमार को ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मानिए कि आप जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों का पालन ही नहीं करते हैं। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए। अब मैं यहीं पर आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर जयप्रकाश नारायण एक इतनी बड़ी हस्ती, एक इतनी बड़ी शख्सियत को लेकर क्या इस प्रकार की राजनीति करना ठीक है? तो सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, उनका बिहार से संबंध था और गांधी जी का आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। जिस भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर ही आपको पता है कि गांधी जी और उनके समस्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था आंदोलन के तुरंत बाद। तो कई सारे नेताओं ने भूमिगत होकर, अंडरग्राउंड होकर
इस आंदोलन को बनाए रखा, इस आंदोलन को कंटिन्यू करने का काम किया, जिसमें एक नाम था जयप्रकाश नारायण का, राम मनोहर लोहिया जी का, उषा मेहता का, जिन्होंने रेडियो का संचालन किया था अंडरग्राउंड होकर। ऐसे बहुत सारे नेता थे जिनमें एक बड़ा नाम जयप्रकाश नारायण के अभी था, ये बात याद रखिए, जिन्हें बाद में लोक नायक के नाम से भी जाना जाने लगा, इनका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनका महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है जब 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 26 जून 1975 को, आपको याद होगा, आपातकाल लगाया गया था। उससे पहले 1974 में बिहार में महंगाई, भ्रष्टाचार, सरकारी पदों पर काम करने का आरोप, इन सब को लेकर एक बड़ा छात्र आंदोलन चलाया था। और इस छात्र आंदोलन के उस समय के सबसे प्रमुख नेता, सबसे प्रमुख लीडर थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड करने का काम किया था। और उनके इसी मूवमेंट से कई सारी पार्टियों का, कई सारे नेताओं का उदय हुआ, जिसमें एक नाम लालू यादव जी का आता है, एक नाम नीतीश कुमार का आता है, एक नाम साबुद्दीन का आता है, एक नाम दिवंगत श्री सुशील कुमार मोदी जी का आता है, जो इनकी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई थी। इन सारे नेताओं ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और ये सारे नेता यहीं से छात्र आंदोलन के रूप में नेता बनकर उभरे। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इवन जब ध्यान से सुनिएगा, 26 जून 1975 को हमारे देश में अनुच्छेद 352 का यूज करते हुए आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तो उस समय आपातकाल को क्रिटिसाइज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का था तो वो जयप्रकाश नारायण का भी था, जयप्रकाश नारायण का भी था। और बाद में आपातकाल की गिरफ्तारी के दौरान ही जयप्रकाश नारायण जी की डेथ भी हो गई थी। तो अब ये यहां पर आपको समझना है। अब एक और बात समझनी है कि जो ये वर्तमान में पार्टियां, खास करके बिहार की आरजेडी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, जो जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी का नाम ले रही है, क्या रियल में ये समाजवादी हैं या फिर ये समाजवादी होने का सिर्फ ढोंग करते हैं? तो मैं और आप ध्यान से सुनने चाहेंगे। देखो हुआ क्या था, पिछले साल जिस दिन आपातकाल लगाया गया था, उस दिन को मोदी सरकार, प्रेजेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहती थी। तो इन दोनों पार्टियों ने बहुत जबरन विरोध किया। इन दोनों पार्टियों ने जबरदस्त कहा, किस बेस पर आप संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं? इन्होंने संविधान दिवस मनाने की परमिशन, यानी कि उस दिन को डिक्लेयर करने की बात नहीं कही। दूसरा, ये बात करते हैं कि हम जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। तो बताइए जरा, आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो समाजवादी की सीटों पर आपके परिवार के लोग ही मुखिया बने हुए हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपके परिवार के सारे लोगों के पास कोई ना कोई पॉलिटिकल पद है। क्या जयप्रकाश नारायण नेपोटिज्म या परिवारवाद की राजनीति का समर्थन करते थे? क्या लोकनायक इस बात का समर्थन करते थे? क्या वास्तविकता थी ये? तो आंसर है नहीं, ऐसा वो नहीं करते थे। तो फिर आप किस बेस पर उनकी बात करते हैं? दूसरा, जयप्रकाश नारायण का सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत था, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन जब आपकी सरकार आती है तो कुछ ही वर्गों तक चीजें सीमित रहती हैं, चाहे वो सरकारी या नौकरी हो, चाहे वो आपका किसी भी चीज का पट्टा देना हो या किसी भी चीज की सुविधा देनी हो, वो कुछ ही वर्गों तक सीमित रह जाती है। तो फिर आप समाजवादी होने का ढोंग कैसे करते हैं? सेम यही हाल आप आरजेडी का देख लीजिए, आप नीतीश कुमार की पार्टी का देख लीजिए। आप बताइए जरा, पिछले कितने सालों से बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू की सरकार रही है? क्या बिहार का कुछ बदला है? आप बताइए। क्या बिहार में शिक्षा का स्तर में डेवलप्ड है? आज भी वो सबसे लोअर लेवल पे माना जाता है। आज भी समझने की कोशिश करिएगा, 80% से ज्यादा लोगों की इनकम पर डे जो बिहार में रहते हैं उनकी 100 रुपए से कम है। क्या कुछ बदला है? क्या समाज में संसाधनों का आवंटन व्यवस्थित रूप से हुआ है? तो आंसर है नहीं। तो फिर ये समाजवादी होने का ढोंग क्यों? समाजवाद की तो वास्तविक परिभाषा क्या है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग तक भी उन सभी सुविधाओं का लाभ पहुंचना चाहिए जो समाज के उच्च वर्ग के पास है। क्या आपने ऐसी व्यवस्था का इंतजाम किया है? आंसर है नहीं। चलिए मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने कुछ किया है, फिर भी आपने जब जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनाया, उसमें भी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया, आपकी सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार किए क्या आरोप लग रहे हैं, आपने इंक्वायरी में साथ नहीं दिया, आपने कमीशन जो बिठाया गया था उसका समर्थन नहीं किया। तो फिर आप समाजवादी होने का मतलब क्या बताना चाहते हैं? समाजवादी का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? आप क्या, समाजवादी का मतलब यह है कि परिवारों तक ही सत्ता सीमित रहनी चाहिए? समाजवादी का मतलब यह है कि कुछ ही
हितों को, इंटरेस्ट को या फुलफिल करना चाहिए? तो आंसर है नहीं। समाजवाद एक बहुत लंबी, एक बहुत बड़ी बात है जिसको हमारे शायद ही कोई नेता रियल में समझता हो, शायद ही कोई जयप्रकाश नारायण जी के समाजवाद के सिद्धांत को मानता हो। इनका एक बड़ा फेमस आंदोलन भी रहा, आपको याद होना चाहिए, क्या नाम था? संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन इन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ किया कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकारी पदों पर चीजें खराब हो रही है। तब उन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया? टोटल रेवोल्यूशन। और बहुत फेमस नारा हुआ कि संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये सारी चीजें जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई। आप मुझे बताइएगा कि वास्तव में बिहार और उत्तर प्रदेश, या फिर वो जो प्रत्येक पार्टी अपने आप को समाजवादी और जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों की बात करती है, क्या रियल में वो समाजवादी है? क्या उनमें समाजवाद के तत्व आपको देखने को मिलते हैं? अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उनको जरा मेंशन करिएगा, बताइएगा कि हाँ आपको दिखाई देते हैं। तो ये था आज का मेरा डिस्कशन, जिस पर अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी की सरकार को गिरा देना चाहिए, और उन्होंने ऐसा किया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार को रियल में ऐसा करना चाहिए कि बीजेपी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनका माल्यार्पण करने से रोकने का मतलब है कि आपने जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों का क्या किया है? कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। आप इसमें क्या सोचते हैं? आप अपना राय जरूर कमेंट में करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक और शेयर भी करिएगा, जिससे कि ये चैनल थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा आपसे ऐसी ही क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।